नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा में आज बात चुनावी रण में भीषण हुए प्रचार युद्ध की होगी। राजस्थान से लेकर तेलंगाना तक चुनावी पारा हाई है और इसी गर्मा गर्मी में असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं एआईएमआईएम के नेता विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्हीं का विवादित बयान सामने आया है। तो वो बयान क्या है आपको दिखाएंगे, आगे सुनाएंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर विवाद बढ़ गया है। चुनावी सभा में जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस वाले को धमकाने का काम किया, मंच से ही जिस तरीके से पुलिस वाले पर भड़के अकबरुद्दीन, उस पर अब बीजेपी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को घेरा है। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी का मंच से पुलिस वाले को धमकाना। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। तो सुन रहे थे आप अकबरुद्दीन ओवैसी को। चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं अकबरुद्दीन ओवैसी और भरे मन से किस तरीके से पुलिस वाले को धमकाते हुए नजर आए, सुनाई पड़े। अकबरुद्दीन ओवैसी सबके सामने है, मंच से पुलिस वाले पर भड़क गए अकबरुद्दीन ओवैसी। और अब अकबरुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर भड़की बीजेपी और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार आएगी तो फिर बुलडोजर से जवाब दिया जाएगा। एक्स पर पोस्ट किया गया है बीजेपी की तरफ से, सरकार आएगी तो जवाब बुलडोजर से दिया जाएगा। ये वो पोस्ट जो बीजेपी की तरफ से किया गया है। इसमें साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से निशाने पर अकबरुद्दीन ओवैसी को लिया गया है। जिस तरीके से बीआरएस के साथ मिलकर अकबरुद्दीन ओवैसी इस तरीके की हरकतें कर पा रहे हैं, उसी को लेकर घेराबंदी अकबरुद्दीन ओवैसी की सियासी तौर पर बीजेपी करती हुई। और एक बार फिर से आपको अकबरुद्दीन ओवैसी का मंच से वो बयान दिखाते हैं जिसके बाद अब राजनीति में निशाने पर बीजेपी के अकबरुद्दीन ओवैसी आ गए। सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। अभी भी बहुत हिम्मत है, छोड़ो मत। ये वो शब्द जो मंच से कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है, अपने इलाके में, अपने गढ़ में, अपने घर में खड़े होकर मंच से चुनावी सभा को जब संबोधित कर रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, तो फिर किस तरीके से वो एक पुलिस वाले को धमकाते हुए नजर आते हैं, डराते हुए नजर आते हैं। सवाल ये कि सियासी तौर पर तो उनकी घेराबंदी हो रही है, लेकिन क्या इस मामले में चुनाव आयोग भी किसी तरीके का एक्शन लेने की तैयारी में? आशीष जी देखिए रोमाना, आपने बिल्कुल सही कहा। अपने गढ़ में अकबरुद्दीन ओवैसी कल ये चुनावी सभा कर रहे थे। ललिता बाग डिवीजन है चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ से 5 बार के विधायक हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। 6ठी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जब करीब 10 बजने वाले थे तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मंच पर उनको रोकने की कोशिश की। उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उनका मानना था कि उनके पास कुछ और समय है, कुछ और मिनट है। और उसके बाद वो काफी उत्तेजित अंदाज में उस पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ बढ़े। सपोर्टर्स भी काफी ज्यादा थे वहां पर। और उसके बाद एक नोक-झोंक जैसी हालात पैदा हुआ यहाँ पर। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जरूर इस पर जो संतोष नगर पुलिस है वहाँ इस इलाके की, जिसके अंतर्गत ये पूरा मामला आता है, वो इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। हालांकि अभी तक हमारी पुलिस से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। हम
वरिष्ठ अधिकारियों से भी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे उनकी बात कर पाए, लेकिन जाहिर तौर पे अकबरुद्दीन ओवैसी कि ये जो भड़काऊ या कहें विवादास्पद जो धमकी देने वाला जो अंदाज है उसने एमआईएम के नेता के ऊपर मुश्किल खड़ी करती है। बिल्कुल, इसी पर मैं आना चाह रही हूँ कि इस चुनावी माहौल में ये अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान इसके बाद अब सियासी तौर पर किस तरीके से घिरते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं, खासतौर से बीजेपी ने जो निशाने पर लिया अकबरुद्दीन ओवैसी को, उसके मायने बताइए। जी देखिए, अगर हम बात करें चुनाव और क्योंकि तेलंगाना में 30 तारीख को चुनाव होने हैं, कैंपेनिंग 28 को खत्म हो जाएगी और 5 दिन बचे हैं कैंपेन को लेकर, और एमआईएम जिनका गढ़ माना जाता है हैदराबाद इस बार 9 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन 2 ऐसी सीटें हैं, एक उनकी नामपल्ली की सीट और एक मलकपेट की जो सिटिंग एमएलए की सीट है, उन 2 सीटों पर खास तौर पे एमआईएम काफी मुश्किल में नजर आ रही है। यहाँ पर उनको कांटे की टक्कर मिल रही है और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस पे प्रहार कर रहे हैं, लगातार अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं, और ये जो अग्रेशन था अकबरुद्दीन ओवैसी कहीं ना कहीं उसी चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने को लेकर कहा जा सकता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो हमेशा से एक अपने भाषणों को लेकर, अपने उत्तेजित भाषणों को लेकर जाने जाते हैं, उनका ये रूप नजर आया है। बिल्कुल, तो हैदराबाद की इन सीटों पर जहां पर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां पर चुनाव कहीं ना कहीं ओवैसी भाइयों की तरफ मोड़कर उसको ओवैसी भाइयों पर केंद्रित करने की एक कोशिश के तौर पर आशीष का ये कहना है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखा जाएगा, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी के ये धमकाने वाला अंदाज जो मंच से नजर आता है, पुलिस वाले को बाकायदा वो धमकाते हैं और इसके बाद सीधे सीधे बीजेपी के निशाने पर अकबरुद्दीन ओवैसी आ जाते हैं। मतलब हैदराबाद की राजनीति के केंद्र में इस वक्त ओवैसी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, रुख राजस्थान का, जहां आज भी रैलियों का रेला देखने को मिलेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर प्रचार युद्ध में उतरने वाले हैं। आज उनकी 2 चुनावी रैलियां हैं। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजस्थान के रण में आज कई जनसभाएं करेंगे और कांग्रेस को घेरने का काम किया जाएगा बीजेपी की तरफ से। वहीं बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस प्रियंका गांधी चूरू में उतारने वाली है, जयपुर में भी रैली करेंगी प्रियंका। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी को भी चुनाव मैदान में उतार रही है। राहुल गांधी आज एक के बाद एक 3 रैलियां करने जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशियों के लिए राजस्थान में आज वोट मांगते हुए नजर आएंगे, कांग्रेस पर जुबानी चोट करते हुए नजर आएंगे। तो एक बार फिर चुनावी रण में आज दिग्गज उतरने वाले हैं। और इस बीच आपको कुछ और जानकारियां देते हैं। ये जानकारियां राजस्थान का रण प्रचार में दिग्गज किस तरीके से हुंकार भरेंगे, इसी को लेकर बड़ी स्क्रीन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। एक तो डूंगरपुर में अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और फिर भीलवाड़ा में दोपहर 1:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली शेड्यूल है। आप देख रहे हैं अमित शाह को, ये सायला जालौर में सुबह 11:30 बजे रैली करेंगे। उसके बाद रानीवाड़ा, वो भी जालौर में ही है, दोपहर 1:30 बजे वहां पर इनकी चुनावी सभा है। राजनाथ सिंह ये उदयपुर और सिरोही वाला जो इलाका है वहां पहुंचेंगे और उधर राजनाथ सिंह की रैलियां आज तय की गई हैं। इसके अलावा कुछ और दिग्गज जो आज चुनावी मैदान में जोर लगाते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों की रैलियां हैं। प्रियंका गांधी चूरू में दोपहर 12:30 बजे, जयपुर में दोपहर 2 बजे, राहुल गांधी धौलपुर में दोपहर 12 बजे, भरतपुर में दोपहर 1:30 बजे, फिर गंगापुर सिटी में दोपहर 3:30 बजे चुनाव मैदान में जोर लगाते हुए प्रचार करते हुए अपनी पार्टी के लिए नजर आएंगे। और इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी हैं अभिषेक उपाध्याय। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता महेश जोशी, उनसे खास बातचीत की है राजस्थान के चुनाव को लेकर, सियासी नब्ज और कांग्रेस का क्या आकलन है, इसी पर बात हुई है। सुनिए जरा। अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी हमारे साथ हैं। महेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपको टिकट भी नहीं मिला है, क्या देख रहे हैं आप अभी राजनीति तस्वीर आज की तारीख में? देखिए, मेरा जो आकलन है वो हो सकता है कि जितने सर्वे रिपोर्ट हैं, सो कॉल्ड सर्वे जो हैं या जो विश्लेषक हैं, उनसे मैच नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है, मेरा विश्वास है
कि राजस्थान में दिसंबर 2023 में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी और हम फिर से जनता की सेवा करेंगे। आप जितने सर्वे आ रहे हैं सबके उलट आप ये बात कह रहे हैं, इसका आधार क्या है? जन भावनाएं इतनी प्रबल हैं। राजस्थान सरकार के कार्यक्रमों में, योजनाओं में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी में किसी को कोई कमी नजर नहीं आती। आपने एक महत्वपूर्ण बात कर दी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में किसी को कमी नजर नहीं आती, तो हम ये क्या माने कि अगले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे? देखिए, ये तो विधायक दल तय करता है, लेकिन आज भी अशोक गहलोत लोगों की पसंद बने हुए हैं। विधायक दल तय करेगा फाइनली कि कौन मुख्यमंत्री बने। हाईकमान सब चीज़ों का देख रेख में हाईकमान के फैसला होगा और हमेशा से यही होता है, आगे भी यही होगा। हाईकमान की देख रेख में विधायकों की राय जानी जाएगी। और पसंद अगर कोई है, ये आपने ये इस बारे में आप कायम अशोक गहलोत हैं? मैं अभी जनता की पसंद के हिसाब से कह रहा हूँ, जनता की पसंद के हिसाब से अशोक गहलोत हैं, लेकिन फैसला हमेशा विधायक दल की मीटिंग के हिसाब से होता है। विधायक दल फैसला करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बने। मुझे एक बात और बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि विधायक दल फैसला करेगा कि कौन बनेगा, लेकिन मैक्सिमम ये कहा जा रहा है कि अधिकतर जो विधायक हैं या जो लड़ रहे हैं वो तो अशोक गहलोत को ही चाहने वाले हैं, अशोक गहलोत को ही मानते हैं वो लोग। सब हाईकमान के हैं, हम सब हाईकमान के, जिनको टिकट मिला वो भी और जिनको टिकट नहीं मिला वो भी। हम सब हाईकमान के आदेश की पालना करते हैं और आगे भी हाईकमान के आदेश की पालना करते रहेंगे। आपका टिकट कटने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही? क्योंकि आप तो बहुत ही प्रोमिनेंट फेस रहे हैं इस सरकार का, फिर भी आपका टिकट कटा। 3 दिसंबर के बाद पूछूंगा भाई टिकट क्यों काटा। अभी बजाय इसके कि मैं ये पूछूं टिकट क्यों काटा, उन कारणों की विवेचना करूं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि जहां जो कर सकता हूं पार्टी के हित में करूं, पार्टी को जिताने की कोशिश करूं। आप कह रहे हैं कि पार्टी को जिताने की आप कोशिश कर रहे हैं और आप पार्टी में हैं तो आप ये कहेंगे भी, लेकिन दूसरी सूरत ये है कि राजस्थान का जो इतिहास रहा है, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो महेश जोशी का फ्यूचर क्या होगा? पहली बात तो मैं ये सोचता नहीं कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। दूसरी बात, 98 में पहली बार एमएलए बना था, 2003 में भी कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, 2008 में मेरा टिकट कट गया था, तब भी मैं संतुष्ट था। 2009 में पार्टी हाईकमान ने टिकट दिया और जयपुर की जनता ने कांग्रेस के टिकट पे मुझे लोकसभा में भेज दिया। 2014 में हार गया, पार्टी भी हारी हुई थी, तब भी कांग्रेस में था। मेरा फ्यूचर कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। मैं सिर्फ लाभ हानि की बात नहीं करता। मेरा 90 में पहली बार इलेक्शन लड़ा था, 93 में मेरा टिकट कट गया था, 98 में टिकट मिल गया। तो ये तो टिकट मिलना, टिकट कटना, सत्ता में आना नहीं आना। पर आपने ये सितंबर वाला वाकया किया क्यों था, 2022 वाला, जिसे बगावत कहा जा रहा है, वो क्यों किया था आपने? आप लोगों ने सारे विधायकों को लीड किया और एक बाकायदा सब इकट्ठा हुए, मकसद क्या था आखिरकार, ऐसा क्यों किया? देखिए, हम उन सारी चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं। हाईकमान भी कह चुका है, मुख्यमंत्री जी खुद माफ़ी मांग चुके हैं हाईकमान से। तो महेश जोशी, गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री को आप सुन रहे थे और अब आपको सुनाते हैं किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में प्रचार की कमान संभाली, कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और कैसे राहुल गांधी जोरदार अंदाज में पलटवार कर रहे हैं। राज्य में कानून का राज हो, ये हर राज्य की पहली जिम्मेदारी होती है। जब से यहां कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से राजस्थान में हर तीज त्योहार के दौरान दंगे होते रहे हैं। कहीं नववर्ष की शोभा यात्रा पर हमला, कभी दशहरे के जुलूस पर हमला। ये हमले इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि दंगों के आरोपी मुख्यमंत्री के आवास पर दावत करते हैं। बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रही है।
अब आप देखिए हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। हमारे सहयोगी मौजूद हैं जयपुर से नीरज पांडे, मनीष शर्मा, वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं रविकांत इस वक्त जोधपुर से हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले नीरज के पास आपको लेकर चलूंगी। नीरज, ये जो प्रचार जोरदार है, इसमें वार पलटवार जिस तरीके से किया जा रहा है, इसके मायने किस रूप में देख रहे हैं? रोमाना, ये ऐसा स्टेट है जो कांग्रेस भी चाहेगी जीतना, क्योंकि उसकी सरकार है, लोकसभा चुनाव सर पर है और भारतीय जनता पार्टी से रिपीट करना चाहेगी। और भाजपा के लिए ये मुफीद भी है, क्योंकि ये परंपरा ऐसी है, क्योंकि उनके दो स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ पर कुछ मुश्किलें हैं। जो सर्वे रिपोर्ट भी यही बता रहे हैं कि शायद वहाँ पर कांग्रेस रिपीट हो जाए। तेलंगाना में भाजपा के पास उतना जोर नहीं है, मिजोरम में उतनी वो बात नहीं है भाजपा के पास। तो भाजपा का जो कंसंट्रेशन है वो राजस्थान में है। उनको ये होप है कि राजस्थान एक बड़े मार्जिन से वो जीत सकते हैं, जबकि कांग्रेस अपनी योजनाओं के दम पर वापस आना चाहते हैं। तो दोनों पार्टियों के लिए ये स्टेट बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो दो बड़ी चीजें होंगी। एक तो इस चुनाव से वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का भविष्य भी स्टेक पे लगा है। दूसरा ये है कि अगर ये चुनाव अशोक गहलोत जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल होंगे वो नेशनल स्तर पर। और अगर भाजपा ये जीत जाती है तो भाजपा के पास कहने के लिए ये होगा कि नहीं, भले 5 राज्यों के चुनाव हुए, 2 राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी का हमें झेलना पड़ा, लेकिन हमने एक राज्य को जीत लिया जहां आप गारंटी की बात करते थे, जहां आप योजनाओं की बात करते थे, वहां हमने अपनी सरकार बना ली। ठीक है, तो मैं लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर मनीष शर्मा, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, फिर तो ये जो वार पलटवार है ये और भीषण होता हुआ नजर आएगा। मनीष, बिल्कुल रोमाना, जैसे जैसे तारीख और अब महज जब 2 दिन बचे हैं तो ये तय है कि राजस्थान की जो लड़ाई है, राजस्थान की सियासी लड़ाई अब और तेजी से बढ़ने वाली है। रोमाना, खास अगर आप नोट करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खास रणनीति के तहत राजस्थान के सभी संभागों के दौरे कराए गए। प्रधानमंत्री मोदी मेवाड़ भी गए, मारवाड़ भी गए, हाड़ौती भी गए, ढूंढाड़ भी गए और शेखावाटी भी गए। यानी कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा गया जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा या रोड शो नहीं हो। इसी तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जिन्होंने कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान की बागडोर संभाली हुई, और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो अपने इलाके में तो गए ही नहीं। इसी तरीके से वसुंधरा राजे, राजस्थान का चप्पा चप्पा उन्होंने छान मारा, लेकिन वो अपने इलाके में नहीं गई, क्योंकि बात प्रतिष्ठा की है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर कांग्रेस को पटकनी देकर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बहुत बड़ा गढ़ जीतना चाहती है। जी रोमाना, देखिए, राजस्थान में अब से करीब 32 घंटे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और आज एक बड़ी गर्जना होने वाली है। उसमें आज गहलोत के गढ़ में गरजेंगे योगी। जोधपुर की सरदारपुरा सीट, जहां से खुद चुनाव मैदान में अशोक गहलोत और लगातार इस सीट को जीतते आए हैं अशोक गहलोत, वहीं सरदारपुरा में योगी आदित्यनाथ की रैली है। शिवराज सिंह चौहान भी आज राजस्थान में रैली करने जा रहे हैं। और इस बीच कुछ जानकारियां आपको दे देते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रैलियों से जुड़ी हुई। शिवराज सिंह चौहान वेर में दोपहर 12:10 पर रैली करेंगे, देवली में 1:10 पर और फिर हिंडोली में दोपहर 2 बजे शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए जोर लगाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ जोधपुर के सरदारपुरा में आज रैली करने जा रहे हैं। और जोधपुर का सरदारपुरा मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घर कह लीजिए आप, गढ़ कह लीजिए आप, वहीं पर जोर लगाते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। मैं सीधे आपको रविकांत के पास लेकर चलूंगी, इस वक्त जोधपुर से हमारे साथ मौजूद हैं और रविकांत से ही जानते हैं योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर और गढ़ में पहुंचेंगे। क्या लग रहा है, किस तरीके से और किन मुद्दों को लेकर घेराबंदी अशोक गहलोत की करने की तैयारी है? रोमाना, देखिए, यहाँ पर जोधपुर में खासतौर से इस समय मैं मारवाड़ इलाके में हूँ और ये देखने में आ रहा है कि मुद्दे हर जगह बहुत हैं।
और स्थानीय लोगों से बात करने पर भी पता लगता है कि बहुत मुद्दे हैं। हालांकि जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है, उसके बावजूद बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं। लेकिन जो इलेक्शन है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि जातिवाद पर इलेक्शन हो और हिंदू मुस्लिम पर इलेक्शन हो। ये नेता जो हैं बड़े बड़े नेता, उनके जो बयान आ रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि लगातार कोशिश जातिवाद पर इलेक्शन कराने की ज़्यादा है। और ऐसे बयान नेताओं की ओर से आ रहे हैं, खासतौर से जहां मारवाड़ क्षेत्र में हैं वहां पर स्थानीय स्तर पर जब हम पता कर रहे हैं तो ये जानकारी मिल रही है कि लगातार जाट, राजपूत, विश्नोई इस पे फोकस किया जा रहा है। और आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या रुख वहां पर ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ी परिस्थितियां बदली हुई हैं। सीधे सीएम को निशाना बनाना होगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। अभिषेक उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, जिस बात का जिक्र रविकांत कर रहे हैं, जातियों की गोलबंदी से लेकर हिंदुत्व के मुद्दे तक को धार, यही राजस्थान के चुनाव का मिजाज। और ये आखिरी मौके पर ज्यादा हो गया है रोमाना, चूंकि अब समय कम बचा है। तो जब समय कम बचता है तो वो चीज़ आजमाई जाती है जिसका सबसे शॉर्ट टर्म में इफेक्ट हो। और शॉर्ट टर्म में इफेक्ट सबसे अधिक ये राजनीति का इतिहास गवा रहा है, भावनात्मक मुद्दों का होता है। इसलिए उन्हीं मुद्दों को अब जंग करके उभारा जा रहा है और उन मुद्दों के जरिए एक तरह का नैरेटिव सेट करने की कवायद है। और आखिरी दौर में ये कवायद और भी ज़्यादा तेज हो गई है। और देखिए, दो बातें बहुत दिलचस्प होंगी। पहली बात तो ये कि बीजेपी में जिस तरह से ये कोशिश पूरी की जा रही है कि बीजेपी की सरकार के आने के बाद क्या क्या बदल जाएगा भावनात्मक इश्यूज में, जो कांग्रेस ने जानबूझ करके अन्याय किया है एक तबके के खिलाफ में, उसमें बीजेपी किस तरह से एक न्याय की मुहिम छोड़ेगी ये। और दूसरा ये कि कांग्रेस के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत, ये जो दो खेमे हैं, इनका भविष्य क्या होगा रोमाना, ये माना जा रहा है इसी चुनाव को तय करेगा, ये चुनाव तय करेगा। इसलिए इसके भीतर भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनका कि असर यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। वीरेश पांडे का रुख करेंगे, जयपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और इस सब के बीच वीरेश, ये गारंटी वर्सेस संकल्प की जो लड़ाई है, ये कितना नफा नुकसान पार्टियों को पहुंचाती हुई नजर आती है? देखिए, जब घोषणा पत्र की बात होती है तो वो सभी लोक लुभावन घोषणाएं होती हैं। और इस बार खासकर देखा जाए तो सभी प्रदेशों में इस तरह की बातें ज़्यादा हुई। और राजस्थान में तो चुनाव के पिछले 6 महीने से अशोक गहलोत ने कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि रेवड़ियाँ बांटना शुरू कर दिया है। जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र ये लगातार चल रहे हैं। और जो कल घोषणा पत्र पेश किया गया उसमें तो रेवड़ियों की बौछार थी। सीपी जोशी जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा ये फरेब है, धोखा है और जनता को धोखा देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। इसी तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी, जो संकल्प पत्र है उसके ऊपर कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो राजनीति के आखिरी दौर में, चुनाव के समय ऐन वक्त पर लगता ही है। और यही वजह है कि राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, आपस में जो तीर चल रहे हैं। और कल जिस तरीके से पनौती वाली बात राहुल गांधी ने की, उसको लेकर बहुत माहौल गरमाया हुआ है। और आज ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री जब गरजेंगे तो आखिर क्या बोलेंगे। राजस्थान के रण में सभी रणबांकुरे उतरे हुए हैं। और आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ भी प्रचार करेंगे सरदारपुरा में। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर राजस्थान में उभरे हैं। उनकी ज़्यादा मांग जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कर रहे हैं। इसलिए उनकी सभाएं लगातार लग रही हैं, जगह जगह वो रोज आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, फिर लखनऊ लौटते हैं, गोरखपुर लौटते हैं। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े तीरंदाज हैं, खलीफा हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। और यहाँ एक शख्स हैं अशोक गहलोत, जो अपने दम पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो बहुत बाद में उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया है, आए हैं। और उस प्रचार का क्या असर होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन मानना पड़ेगा अशोक गहलोत को कि जिन्होंने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं का सामना खुद किया है और लगातार दरअसल इस मुद्दे को लेकर तो कांग्रेस आक्रामक है ना, कि राजस्थान राज्य में कांग्रेस की तरफ से सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है कि सामने अशोक गहलोत का चेहरा है और गहलोत के सामने बीजेपी की तरफ से कौन, इस पर बीजेपी क्यों है मौन। ये वो मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। इस सब के बीच रैलियों का रेला, जुबानी जंग तेज। वोटिंग के दिन क्या रंग लाएगा ये सब 3 दिसंबर को नतीजों के साथ ही पता चलेगा। और गारंटी और संकल्प को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरीके से जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं,
जरा वो देखिए। गृह लक्ष्मी गारंटी, गोधन 2 रुपए में किलो तो गोबरी खरीदेंगे, फ्री लैपटॉप, आपदा राहत, अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, OPS गारंटी जो सरकारी नौकरी में काम करते हैं। राजस्थान में जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है, तो हम करके दिखाने वालों में से है, फिर दिखावा करने वाले नहीं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कोई विश्वास नहीं करता। वो एक बात की गारंटी है, भ्रष्टाचार की गारंटी, अत्याचार की गारंटी, किसानों के तिरस्कार की गारंटी, महिलाओं के उत्पीड़न की गारंटी, यही कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है तो मोदी जी की गारंटी है, और मोदी जी के साथ दुनिया चल रही है, देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, राजस्थान चल रहा है। गारंटी, संकल्प, घोषणा पत्र सब जनता के सामने आ गए। ऐसे में सीधे आपको रविकांत के पास लेकर चलते हैं और जरा रविकांत से समझते हैं कि अब जबकि घोषणा पत्र जनता के सामने आ चुके हैं, क्या एडवांटेज किसी पार्टी को इस घोषणा पत्र के जरिए मिलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, या फिर मामला बिल्कुल बराबरी का, जिस तरीके के वादे कांग्रेस कर रही है उसी तरीके के वादे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं? रविकांत, देखिए, अगर घोषणा पत्र की बात करें तो मामला 50-50 का ही है। कांग्रेस को अगर एज मिल सकता है तो उसकी जो हेल्थ वगैरह की स्कीमें हैं, जिस पर जनता ने थोड़ा भरोसा जताया था, उसका कुछ एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन अगर सिर्फ घोषणा पत्र की बात करें तो मामला 50-50 का ही लगता है, कोई किसी में ज़्यादा किसी में कम। पूरी कोशिश, लेकिन इस समय जैसा कि रोमाना हमने पहले बताया, जितने मुद्दों की बातें होती थी, घोषणा पत्र की बात हो रही थी, उसका जो असर है वो एक सैचुरेशन लेवल पर आ गया है। वो नेताओं को लगने लगा है कि अब सिर्फ घोषणा पत्र से काम नहीं चलेगा, सेंटिमेंट को जगाना होगा, और इस समय दोनों ही पक्षों के नेता सेंटिमेंट को जगाने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही ऐसा कर रही है और जाति पर चुनाव को ले जा रही है, धर्म पर चुनाव को ले जा रही है। यहाँ पर पोखरण के विधायक हैं साले मोहम्मद, जो कि मंत्री भी हैं यहाँ पर, वो भी लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाए, चुनाव जातिवाद पर हो जाए। इसकी पूरी कोशिश दोनों ही पक्षों के नेता कर रहे हैं। जो मुद्दों की लड़ाई थी, जो घोषणा पत्र का लेवल था, वो अब चुनाव पार कर चुका है और अब पूरी तरीके से युद्ध वाला माहौल है, और किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है उसके लिए सीमाएं और मर्यादाएं भी लांघते हुए लोग दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया रविकांत, आपका भी, वीरेश पांडे आपका भी। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और इस बीच मैं बड़ी खबर आपको ये बता दूं कि राजस्थान में मतदान होना है 25 नवंबर को, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में एक बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल ईडी ने एजेएल और यंग इंडिया की करीब 750 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। जिन संपत्तियों को जब्त किया है उनमें दिल्ली और मुंबई का नेशनल हेराल्ड हाउस और लखनऊ का नेहरू भवन भी शामिल है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, चुनाव के बीच एजेएल पर ईडी का ये एक्शन, सीधे सीधे सियासी रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा रोमाना, और बीजेपी लगातार इस बात को स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो वहां पर भ्रष्टाचार का गढ़ है और ये टॉप से चलता है। और ये अशोक गहलोत के ऊपर भी यही बात लाई गई है। अशोक गहलोत, खासतौर पर वैभव गहलोत के जो कंपनियां हैं, 2 कंपनियां, वो और उनकी पत्नी जिनमें की साझेदार हैं, उसके लेन देन की जांच की बात सामने आई है। और बीजेपी इस बात को भी लगातार जोर दे रही है कि अशोक गहलोत और उनका परिवार खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, और अशोक गहलोत के बस की बात ये बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस की नैया पार लगा दें। तो ये आखिरी मौके पर ये एक मैसेजिंग है कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, और ये सरकार ऐसी करप्ट है कि यहां से लेकर के और ऊपर तक
इस सिरे से उस सिरे तक सब उसमें डूबे हुए हैं। इस मैसेज को ये देने की कवायद की जा रही है। और ये कवायद देखिए, जो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष के यहाँ डोटासरा, उनके यहाँ जो छापे पड़े थे, जो वैभव गहलोत पर कार्रवाई हुई और अभी नेशनल हेराल्ड पर हुई है, ये एक श्रृंखला है रोमाना। और इस श्रृंखला का एक कंबाइंड मैसेज है कि ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और बीजेपी चाहेगी कि ये मैसेज तो अब इस एक्शन, बिल्कुल, अब अभिषेक उपाध्याय, दरअसल अब इस एक्शन के बाद, ईडी के इस एक्शन के बाद, ये जो मुद्दा है वो आज राजस्थान के रण में हम देख रहे हैं किस तरीके से दिग्गज आज उतरने वाले हैं, तो उसमें ये चुनावी मुद्दे के तौर पर गरमाता हुआ नजर आएगा। वो भ्रष्टाचार वाला वार जो है वो राजस्थान में अब उसी पर आर पार होगा क्या? राजस्थान में ऑलरेडी ये रोमाना चल रहा है, लेकिन जैसा कि जो आप इशारा कर रही हो एकदम सही है। अब जो आखिरी के ये जो बचे हैं, ये जो 36 घंटे आखिरी के बचे हैं, इसमें ये अपने शिखर पे जाएगा। और आप ये तय मानिए, आज जितनी भी रैलियां हैं बीजेपी के नेताओं की ओर से, इस बात की पूरी संभावना है, शिवराज सिंह चौहान है, योगी हैं, तमाम बीजेपी की जो स्टार प्रचारक है, वो इस मुद्दे को उठाएंगे और ऐसे वैसे नहीं उठाएंगे, पिन पॉइंटेड उठाएंगे। पिन पॉइंटेड का मतलब होता है नेताओं का नाम लेकर के उठाएंगे और ये कहा जाएगा कि जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो तो नेताओं की जेब में जा रहा है और ये लोग राजस्थान को जिस तरह से लूट रहे हैं उससे निजात हम दिलाएंगे। तो आप ये मान लीजिए, ये जो एक्शन हुआ है, आखिर के जो समय बचा हुआ है, प्रचार का आखिरी दौर है, उसमें ये अपने क्लाइमेक्स को छुएगा और पूरी कवायद रहेगी कि इस पर जितने भी रिएक्शन सामने आएंगे वो इस मुद्दे को और हाईलाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक उपाध्याय तमाम जानकारी के लिए। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है। प्रधानमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हर ताजा जानकारी ली है। प्रधानमंत्री पल पल हालात का अपडेट ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। 12 नवंबर वो तारीख थी जब ये हादसा हुआ था। उत्तरकाशी में ये सुरंग का हिस्सा ढह गया और वहीं पर मलबे में फंस के रह गए 41 मजदूर। इसीलिए रेस्क्यू का आज 11वां दिन है। यहां पर लगातार कोशिशें जारी हैं मजदूरों को बाहर निकालने की। अनवरत अंदाज में इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रात दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इस बीच आपको दिखाते हैं मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत की रिपोर्ट। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में फंसे 41 लोगों को बचाने की जंग लगातार चल रही है। अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। 10 दिन बीत चुके हैं, 11वां दिन आज है और 11वें दिन की सुबह की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये टनल की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। टनल के भीतर लगातार काम चल रहा है, दिन रात लगातार काम चल रहा है। अभी की स्थिति ये बताई जा रही है कि करीबन 6 पाइप अंदर पुश किए जा चुके हैं। 900 mm के पाइप जो पहले भेजे जा रहे थे, अब उसके भीतर 800 mm का पाइप डाला गया है ताकि इस पाइप की मजबूती बनी रहे और आगे भी पाइप का हिस्सा अगर थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए तो जो चट्टान है जो बीच में आ रही है उसको भी ये भेद पाए और उसके आगे तक हम ड्रिल कर सकें। तो अभी मौजूदा स्थिति आप देखिए कि लगातार काम चल रहा है। अंदर वेल्डिंग का काम चल रहा है। वेल्डिंग का काम इसलिए किया जाता है ताकि 6 मीटर का जो पाइप है उसके पीछे जब वो अंदर पूरा चला जाता है तो दूसरा पाइप वेल्ड करना होता है, उसको जोड़ना होता है और फिर उसको आगे पुश किया जाता है। इस वक्त जिस जगह पर हम हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा रास्ता है क्योंकि वहाँ पर वो बीचों बीच का मलबा का बीचों बीच का हिस्सा है जहां पर सबसे ज़्यादा दबाव होता है और वहां पर ड्रिलिंग करना आसान नहीं, वहां पर पाइप को पुश करना आसान नहीं। उसी मुश्किल रास्ते से आगे बढ़ने की कवायद इस वक्त चल रही है। 11वें दिन भी लगातार ये कोशिश की जा रही है इन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जो पैरेलल एक टनल बनाई जा रही है पाइप के ज़रिए, उसके ज़रिए लोगों को बाहर निकाला जा सके और लगातार काम चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि अब तक जब से ये दोबारा ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ है कल से, अभी तक की स्थिति ये है कि ड्रिलिंग का काम रुका नहीं है। अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो माना ये जा रहा है कि अगले 24-35 घंटे के आसपास एक अच्छी खबर इस टनल से मिल सकती है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। दरअसल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे ये 4 सरकारी कर्मचारी और इसीलिए इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग से जुड़े 2 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। 1 डॉक्टर और पुलिस कर्मी पर कार्रवाई की गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, तो मतलब 4 को बर्खास्त किया गया है और इसके अलावा शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ कर्मचारी, 2 कर्मचारी, 1 डॉक्टर, पुलिसकर्मी, उन पर अलग से एक्शन। क्या है पूरी खबर, डिटेल में बताइए।
रोमाना देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार ने 2019 के बाद सरकारी कर्मचारियों पर कसना शुरू कर दिया था, जिनके बारे में ये बताया गया था कि वो देश विरोधी गतिविधियों या फिर आतंकी घटनाओं में शामिल पाए जाएंगे। इसी कड़ी के तौर पर अब 4 सरकारी कर्मचारियों को आज बर्खास्त किया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है, जिनमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो है स्वास्थ्य विभाग यानी डॉक्टर है वो श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में, उनके साथ 2 शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल को भी नौकरी से निकाल दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये 4 सरकारी कर्मचारी और इन्हें बर्खास्त किया गया है।